हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 14 की स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने काफ़ी सारे एनर्जी सोर्स की स्टडी कर ली थी और उसमें फाइनली आज हमको एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक बहुत ही अलग टाइप के एनर्जी सोर्स की स्टडी करनी है, डेट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। तो देख लेते हैं असल में कैसे काम करता है और ये क्या होता है। देखिए, अगर न्यूक्लियर एनर्जी देखो आप तो इतना कम से कम इतना अंदाजा तो आप लगा सकते हो कि कुछ ना कुछ न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हमने कहाँ देखा था, जो कि एटम के करीब करीब सेंटर में मिलता है, आपको बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में मिलता है। उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा फेरबदल या फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर हो रहा है जिसकी वजह से आपको एक एनर्जी मिल रही है। इतना अंदाजा आप लगा सकते हो ओनली इस वर्ड को देख के। अच्छा, लेकिन अपन देखते हैं इसको थोड़ा अच्छे से डीप में। देखो, क्या होता है, आपका जो एटम होता है, मैं एक सिंगल एटम का एक बार एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सिंगल एटम, ये आपका सिंगल एटम है, ठीक है। बीच में आ गया आपका इसका न्यूक्लियस और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन आपके रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। अब एटम के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन्स है, इतना हमने पढ़ा था 9th क्लास में, पता है। ये जो बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमको ये भी पता है, जो कि 9th क्लास में पढ़ा था, कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, बहुत ही कंप्रेस, एक बहुत ही टिनी पार्टिकल के फॉर्म में होता है, बहुत ही टिनी पार्टिकल, ठीक है। करीब ठीक है, तो काफ़ी छोटा एक पार्टिकल होता है। और मैं अगर थोड़ा एवरेज बताऊं आपको, इस पूरे अगर आप एटम को लो, उस एटम के करीब 99.99% जो पार्ट रहेगा इसके अंदर वो कंप्लीटली एम्प्टी रहेगा, वो कंप्लीट खाली रहेगा। और इसके अलावा जो भी आपका एरिया बचा, इसके अलावा जो भी आपका एरिया बचा, उस एरिया के अंदर मिलेगा आपको ये न्यूक्लियस, ये छोटा सा न्यूक्लियस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी टिनी, बहुत ही छोटे एरिया में आपको मिलेगा। ओके, अब क्या देखते हो, न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलता है प्रोटॉन मिलते हैं और न्यूट्रॉन मिलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज इसको आप बोल सकते हो, या फिर ये होता है आपका न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज इसके अराउंड रोटेट करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन दैट हैव नेगेटिव चार्ज। इतना हमको पता था, 9th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था। अच्छा, अब कुछ टाइम के लिए मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करूंगा, खाली इस न्यूक्लियस की बात चलेगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, आपको पता है हमने चैप्टर 5 की स्टडी भी कर ली है और उसमें हमने काफ़ी सारे एलिमेंट्स देखे हैं, ठीक है। उन एलिमेंट्स को लेकर मैं एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको आप आगे की कहानी और अच्छे से समझ पाओ। देखिए, मैं एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको ये कहानी समझ आएगी। मैंने दो एक्सिस ले लिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पर मैंने ले लिया मास नंबर, आपके जो एटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, उनका मैं मास नंबर यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट होकर अप टू जितने भी होते हैं उतने तक, ठीक है। अच्छा, और इस एंगल, इस वाले एक्सेस पर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर स्टेबिलिटी कि आपका कोई भी एलिमेंट है वो कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है। और आपको एक और चीज़ पता है, मैंने बात बताई थी कि आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन हो ही इसीलिए पा रही है क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी को गेन करना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी को, ठीक है। इसलिए दुनिया में सारी चीज़ें हो रही है। अगर आप थोड़ा अच्छे से देखो, हम सब क्या गेन करना चाह रहे हैं, स्टडी करके, जॉब करके, या फिर जो भी चीज़ें, हम सब के सब एक स्टेबिलिटी को गेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वही नेचर के रूल डायरेक्ट अप्लाई हो रहे हैं आपके छोटे से एटम पर भी। अच्छा, फर्दर देखिए, मास नंबर आपको बताएगा कि आप किस एलिमेंट की बात कर रहे हो, किस एलिमेंट की बात कर रहे हो, और वी कैन से आप किस एलिमेंट, एटम की बात कर रहे हो। स्टेबिलिटी आपको बताएगा, स्टेबिलिटी, ठीक है। ये अब मैं इनका ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरह आता है। अच्छा, अब इसका क्या रिलेशन है, मैंने जो ग्राफ बनाया, इसका सिंपल सा रिलेशन है कि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ और इससे ये वाली लाइन आपको बता रही है पूरा का पूरा आपका जो एटॉमिक नंबर होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उसके बारे में। आपके ये 1 to लेके करीब 200 प्लस तक होते हैं, करीब ज़्यादा होते हैं, जितने भी होते हैं हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने काफ़ी पढ़े हैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब करीब करीब
56 नंबर के जो एलिमेंट है, सॉरी 50 नंबर का एलिमेंट जो है उससे कम जो भी आपके एलिमेंट है और 140 एटॉमिक नंबर से ज़्यादा आपके जो भी एलिमेंट है वो नेचर में अनस्टेबल रहते हैं। अनस्टेबल मीन आपके वो एलिमेंट जो कि जिनका एटॉमिक नंबर, इसको आप वैसे 50 मैंने स्पेसिफिक लिखा है, ये इसको आप एवरेज लगा सकते हो वैसे 20, ठीक है। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 20 से 140 के बीच में आता है, इसके बिटवीन में है, तब तो वो एलिमेंट स्टेबल रहेगा नेचर में। लेकिन अगर इससे कम या फिर इससे ज़्यादा हुआ तो आपका वो एलिमेंट अनस्टेबल रहेगा कंप्लीटली, ठीक है। अब इसके बीच में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम या ज़्यादा आ रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है और उस चेंजेस की वजह से आपको ये न्यूक्लियर एनर्जी मिल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, यूरेनियम के ले लेते हैं। चलो इससे पहले हम टॉपिक स्टडी कर लेते हैं। ये चीज़ है, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर या फिर जो भी करना चाहो आप, ठीक है। इतनी कहानी समझ आई। अब देखिए इसमें इसका एक सब पार्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इसका एक सब पार्ट है। असल में न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होती है और न्यूक्लियर रिएक्शन 2 टाइप की होती है, दैट इज न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इनको देखेंगे असल में क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूक्लियर फिजन एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मीन होता है ब्रेक होना। ब्रेक होना मीन आपका कोई भी एक हैवी एटम है वो ब्रेक होकर एक स्मॉल मास के एटम में ब्रेक हो गया। ब्रेक होना मतलब उसका फिजन हो गया है, ठीक है। वहीं अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन का मीन होता है कनेक्ट होना या फिर जुड़ना, कनेक्ट होना या फिर एक्यूमुलेट होना, एक्यूमुलेट होना या फिर जुड़ना, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके कोई भी दो न्यूक्लियस, दो लाइट वेट न्यूक्लियस मैं बात कर रहा हूं। इसमें हमने हैवी न्यूक्लियस लिया था, इसमें मैं ले रहा हूं लाइट वेट न्यूक्लियस। लाइट वेट न्यूक्लियस क्या होगा, ये दोनों कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे और वी कैन से एक हैवी एटम का फॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फ्यूजन में आपका कोई भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक होता है और आपके फ्यूजन में आपके दो स्मॉल मास के जो एलिमेंट है वो कनेक्ट होकर एक हैवी एटम बनाते हैं, सही है। इसमें चीज़ें टूट रही है आपका कोई भी चीज़ और इसमें आपकी जुड़ रही है। अच्छा, अब ये मैं जो बोल रहा हूँ ये चीज़ें या फिर जो भी एलिमेंट बोल रहा हूँ, ये एलिमेंट कौन सा है, जिसका एटॉमिक नंबर 140 से ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो फ्यूजन में बोल रहा हूँ ये किन एलिमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिनका एटॉमिक नंबर 20 से कम है, ठीक है। अगर इसी को मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाऊं, जैसे मैंने आपको एक ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ मैंने कुछ इस तरह बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको 20 और यहाँ पे 140 ये आपके एटॉमिक नंबर मैंने दिखाए थे। यहाँ पे आपके दिखाए थे मैंने स्टेबिलिटी और यहाँ पर दिखाया था आपका मास नंबर। अब देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ इसके बीच में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो स्टेबल है, तो क्या करेंगे, इधर कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 से कम है, वो क्या करेगा, अगर उसको स्टेबल होना है, मान लीजिए उसका एटॉमिक नंबर 10 है जो कि 20 से कम है, तो क्या करेगा, किसी ऐसे ही न्यूक्लियस के साथ जुड़ जाएगा, किसी ऐसे ही न्यूक्लियस के साथ जुड़ जाएगा, रिएक्शन कर लेगा और एक हैवी न्यूक्लियस को फॉर्म कर लेगा, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 10 जो था, 10 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट है, उसने 15 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट से रिएक्शन की और वो फ्यूज होकर जुड़कर 25 नंबर का एलिमेंट बन गया, 25 नंबर का एलिमेंट। अब देखो एटॉमिक नंबर 20 ये एलिमेंट स्टेबल हो गया, एटॉमिक नंबर 25 ये एलिमेंट स्टेबल हो गया, तो ठीक है। अगर जिसका एटॉमिक नंबर 20 से कम है उस एटम को तो कंबाइन होकर एक बड़ा एटम बना देगा, कंबाइन होकर बड़ा एटम बना देगा जिसका एटॉमिक नंबर इनके बीच में लाई करेगा,
ठीक है, 20 से 140 के बीच में। और अगर किसी एटम का जो मास है वो 140 से ज़्यादा है, 140 से मान लीजिए 150 मैं ले लेता हूँ, 150 किसी का एटॉमिक नंबर है, अगर उसको स्टेबिलिटी गेन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक होना पड़ेगा, और इतना ब्रेक होना पड़ेगा कि उसके जो एटम बनेंगे, सब एटम जिसको बोल सकते हैं, या फिर छोटे लाइट वेट जो एटम बनेंगे उनका मास इसके बीच में लाई करे, उसका मास 140 से उसका मास एटॉमिक नंबर 140 से कम हो जाए। दोबारा देखते हैं इसको, दोबारा अच्छे से देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एटम कब उसका फिजन होगा, कब उसका फ्यूजन होगा, ठीक है। ये सारी कहानी चल रही है आपके स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। यहाँ पे मैंने स्टेबिलिटी ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया मास नंबर, ठीक है, और ये मैंने इसका ग्राफ बना दिया, ये मास नंबर ये है, ठीक है, 20 140, इसके बीच में जो भी एलिमेंट आएंगे वो स्टेबल है, इससे कम और इससे ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। अब अगर कोई एटम यहाँ पर है, मतलब किसी एटम का मास नंबर इतना है, मान लीजिए 10, अब वो स्टेबल नहीं है क्योंकि वो 20 से कम है, तो क्या करेगा, वो एक दूसरे एटम से रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन, ध्यान रखना, वो एक दूसरे एटम से न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा। लेट्स से उसका मास नंबर 15 है और वो कंबाइन होके 25 नंबर का कोई भी एलिमेंट बना लेगा, ठीक है, 25 मास नंबर का कोई भी एलिमेंट बना लेगा। मतलब इसमें क्या हुआ है, एक लाइट वेट न्यूक्लियस, एक लाइट वेट न्यूक्लियस, इन दोनों ने मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाया है। एक लाइट वेट न्यूक्लियस, एक लाइट वेट न्यूक्लियस, इनने दोनों ने मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाया है। दैट्स इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, और वी कैन से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं इस पर, फिजन में क्या हो रहा है, फिजन में भी कोई कहानी नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी एटम आपने लिया, फॉर एग्जांपल मैं यूरेनियम को यहाँ पे ले रहा हूँ, यूरेनियम, ठीक है, जिसका मास नंबर 140 से ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका होता है 235, ठीक है, मास नंबर 235 मैंने ले लिया यूरेनियम का, जो कि 140 से ज़्यादा है। अब ये स्टेबल नहीं है क्योंकि 140 से ज़्यादा है। अब इसको स्टेबल होना है तो क्या होना पड़ेगा, इसको ब्रेक होना पड़ेगा। ये नॉर्मली ब्रेक होता है क्रिप्टोन और बेरिलियम में, इसको ब्रेक होना पड़ेगा जिससे कि जो इसके एलिमेंट बन रहे हैं, सब एलिमेंट, ये एटम कोई बन गया, ये एटम बन गया, इनका मास इनके बीच में आ सके, ठीक है, 140 से कम हो सके। क्रिप्टोन और आपका बेरिलियम, क्रिप्टोन आपके आता है आई थिंक 36 और आपका जो बेरिलियम है ये आता है 56 नंबर पर, सही है। इनका एटॉमिक मास 140 से कम होता है, दैट इज स्टेबल, ठीक है। तो बस आपके फिजन में, फिजन क्यों हो रहा है, फिजन में एक हैवी न्यूक्लियस लाइट वेट न्यूक्लियस में टूट रहा है। आपका फ्यूजन में क्या हो रहा है, एक लाइट वेट न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस में फॉर्म हो रहा है, जिससे कि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके, बस, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको हटा देता हूँ, आगे कहानी की बात करते हैं। इसकी कहानी हम बाद में करेंगे। वैसे ये आपके एक्स्ट्रा दिया गया, आपके सिलेबस में हालांकि इतना कोई खास रोल है नहीं इसका, बस ये एक्स्ट्रा में दिया गया। अब देखिए इसकी बात करते हैं, फिजन की। अभी तक आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि मास ऑलवेज कंजर्व, कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें आपका जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। जितना मास रिएक्शन से पहले था उतना ही मास आपको रिएक्शन के बाद मिलेगा। बट अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की, न्यूक्लियर एनर्जी की। यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग होने वाली है, बिल्कुल अलग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो रिएक्शन देखोगे, इसमें जो मास रिएक्शन से पहले था उतना मास रिएक्शन के बाद नहीं होगा। और इसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरी दी है आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उसने इस कहानी को पूरे अच्छे से समझाया है, ये क्या होता है और ये कैसे हो रहा है। मतलब अगर कोई नॉर्मल बंदा बोले तो वो बोल सकता है कि सर यहाँ पे मास जो है रिएक्शन से पहले ज़्यादा था, रिएक्शन के बाद कम है, तो ये मास कहाँ गया, मतलब ये जो आपका रिएक्शन कर रहे हो खराब है या फिर गलत है ये रिएक्शन। लेकिन नहीं, इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है और उसकी बात मैं करूँगा। देखिए मैंने ले लिया यूरेनियम, हैवी न्यूक्लियस मेरे को लेना था, यूरेनियम ले लिया मैंने 235, ठीक है। अच्छा, यूरेनियम से आपने एक एटम यूरेनियम का लिया और एक ले लिया आपने न्यूट्रॉन। जब आप न्यूट्रॉन को इसके ऊपर बम्बार करोगे, मतलब इसको बहुत ही स्पीडली इसके ऊपर हिट करोगे,
सही है, इसके ऊपर हिट करोगे एक न्यूट्रॉन को जिसका चार्ज 0 है और 1 उसका मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर है मतलब वो एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब ये मिलकर क्या बना देगा, जब आपने एक यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया तो इसका जो मास नंबर 235 था ये हो गया 236, ठीक है। अब यूरेनियम 236 अनस्टेबल है कंप्लीटली, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा और ये ब्रेक होकर किस में बनाएगा, आपके क्रिप्टॉन, आपके बेरिलियम और आपके जनरली 3 न्यूट्रॉन, इसमें ये ब्रेक हो जाएगा। प्लस एनर्जी, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, इसको, ये यहाँ पे काम की चीज़ है, ये जो सारी हम कहानी कर रहे हैं इस एनर्जी के लिए कर रहे हैं, इस एनर्जी के लिए, ठीक है। आपका यूरेनियम ब्रेक हुआ क्रिप्टॉन में, ठीक है, एंड बेरिलियम में, उस 3 आपको न्यूट्रॉन मिले, प्लस में मिली कुछ एनर्जी, ठीक है। अब अगर आप एक टाइम के लिए इस एनर्जी को कंसिडर नहीं करो तो आप क्या देखते हो, इसका मास और इन तीनों का मास इक्वल नहीं है, आप देखोगे कि इसका मास ज़्यादा है और इनका मास इसके कंपैरिजन में कुछ कम है। लेट्स से अगर इसका मास 100 ग्राम है, इस एलिमेंट का मास, तो आपको जो रिएक्शन के बाद मिलेगा, 1000 रिएक्शन के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 99.9 और वी कैन से 7। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर रिएक्शन से पहले ये 1000 ग्राम था और रिएक्शन के बाद ये 999.7 ग्राम हो गया, इसके अलावा जो ये मास बचा 0.3 ग्राम वो किधर गया, उसका क्या हुआ, वो तो रिएक्शन में लिखा ही नहीं आपने। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, आपका जो भी मास में कमी आई है यहाँ पर, इसमें कितनी कमी आई है यहाँ पर 0.3 ग्राम, जितने भी मास की आपकी यहाँ पे कमी आई है वो मास सारा का सारा कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। और यही बात बताई थी आपके आइंस्टीन ने, उसने बोला कि मास और एनर्जी कोई अलग चीज नहीं है, असल में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी ही मास में कन्वर्ट हो सकती है। और यही ब्यूटीफुल सी कहानी हो रही है यहाँ पर, आपका जो मास यहाँ पे कम हो रहा था असल में वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है और ये एनर्जी आपको हीट के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। और इसी हीट को आप यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। ये कहानी समझ आ गई। अब मैं बात करूंगा सीधे इस एनर्जी की, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और कहानी देख लो कि सर मुझे ये और पता लगाना है कि कितनी एनर्जी मिली मुझे, मैंने 100 ग्राम ऑफ यूरेनियम लिया, उससे मुझको कितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ये मुझको पता लगाना है। तो इसके लिए भी आइंस्टीन ने अच्छा खासा काम किया है और एक ब्यूटीफुल थी फिजिक्स की ब्यूटीफुल इक्वेशन दी है उसने, जो कि सबने सुनी भी होगी, E = mc²। Here E is energy, M is mass, C is speed of light in vacuum, that is 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड C, ठीक है। अब आपका 0.3 ग्राम मास, इसकी कमी आ रही थी, सही है, 0.3 ग्राम मास ही तो कम हुआ था, आपको देखना ये कहाँ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस किलोग्राम को आपको कन्वर्ट करना है किलो में। किलो में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम साइंस के दुनिया में जो हम मेजरमेंट लेते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। और हमने 9th क्लास में आपको बताया था कि मास को हमेशा आप मेजर करोगे केजी में, किलोग्राम में, दैट्स व्हाई वी आर कन्वर्टिंग इनटू किलोग्राम, ठीक है। तो 0.3 ग्राम में कितने किलो हो जाएंगे, इसको आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका इतना केजी, इतना केजी मास आ जाएगा आपका। अब आप इससे डायरेक्ट एनर्जी निकाल सकते हो, डेट इज E = मास आपका आ गया 0.3 × 10⁻³ एंड इंटू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर,
और अगर आप इसको करके देखोगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में कर सकते हो, मैं यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं, अरे लग जाएगा। इसको मैं चलिए यहीं पर लिख देता हूँ। थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूँ। देखिए 0.3 को मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई में लिख दिया, ये ऊपर जाके हो जाएगा आपका इंटू 10⁻⁻1, ओके, और ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो ये डायरेक्ट हो गया 3 × 10⁻⁻4। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करना है इससे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, एंड 10⁻8 का स्क्वायर कितना होगा 16, इतना। तो 9 एंड 3 नोट किया 27 इंटू, अब आपको इसको देख लो, 16 में से 4 गया था 10 टू, ये आ जाएगा आपका 12। इतने जूल एनर्जी मिलेगी आपको खाली 0.3 ग्राम मास से। और 0.3 जो ग्राम में कितना होता है अजी, बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। और इतने से आपके मास से आपको एनर्जी कितनी सारी मिल रही है 27 × 10⁻12 जूल। इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको मिल रही है, सही है। तो आप मैं बोलूँ अगर इसका जो चौक है इसका मास लेट से इसका मास 10 ग्राम है, तो आपको ये निकालना है कि इससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो आपने क्या किया, इस 10 ग्राम के मास को आपने m के जगह वैल्यू आपने रखी 10 ग्राम, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल mc²। आपने इस चौक की वैल्यू निकाल ली थी, कितनी एनर्जी है इसके अंदर, m की जगह आपने रख दिया 10 ग्राम, और ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट किया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से। तो आप देखोगे आपको जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडियस अमाउंट में एनर्जी मिल रही है, और इसी एनर्जी को यूज ले रहे हो आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ये फायदा है आपके न्यूक्लियर फिजन और वी कैन से न्यूक्लियर रिएक्शंस का। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको अच्छे से समझना है। हम आगे बात करते हैं कि ये क्या। देखिए अब ये तो समझ आ गया ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, कैसे काम करती है, और इससे कितनी एनर्जी मिलती है, और इसको किस तरह बनाया जाता है। सही है, अब बात करते हैं कि इस एनर्जी को हम काम कैसे ले रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। आपको एनर्जी मिल रही थी हीट की फॉर्म में, तो सिंपल है, आपने इस हीट को वाटर को दिया, वाटर कन्वर्ट हो गया आपकी स्टीम में, और स्टीम को आपने प्रेशराइज किया, और इस प्रेशराइज स्टीम को आपने दे दिया टरबाइन को। और इस टरबाइन जो कि कब है जनरेटर से, तो जैसे ही आपके प्रेशराइज स्टीम टरबाइन को हिट करेगी, टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट करेगा एंड जनरेटर ऑल्सो विल रोटेट। ठीक है, जनरेटर जैसे ही रोटेट होगा ये आपको दे देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यही तो हम चाह रहे हैं, यही तो हम पैदा करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने न्यूक्लियर एनर्जी में जो एनर्जी मिल रही थी उस एनर्जी को लिया जो कि हीट के फॉर्म में आपको मिल रही थी, और काफ़ी रेडिएशन भी होती है इसमें, लेकिन हम यूज ले रहे हैं यहाँ पे हीट। अब इस हीट को आपने यूज लिया वाटर कन्वर्ट हुआ स्टीम में, स्टीम को प्रेशराइज किया, देन यू प्रोसीड टू टरबाइन स्टार्ट टू रोटेट, एंड देन जनरेटर स्टार्ट टू रोटेट, एंड फाइनली वी गॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कहानी है जिसकी वजह से हम इस एनर्जी को यूज ले रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है कि आपके इंडिया में ओनली 3% इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही न्यूक्लियर एनर्जी से बनाई जा रही है। 3% इलेक्ट्रिक, जो कि ठीक बात नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास शायद अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको और बड़े लेवल पे यूज़ कर पाए। ठीक है, इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है कि आपका जो यूरेनियम वो नेचर में काफ़ी कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। हमको पूरे अर्थ पर स्पेसिफिक जगह ही है जहाँ पे आपको यूरेनियम मिलता है, और उसको भी प्योरीफाई करना पड़ता है, तब जाके हम इसको ले पाते हैं, इसको
फर्दर यूज़ कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं कि आपने जो रिएक्शन को देखा, न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमने पढ़ी, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी, वो दो तरह से हो सकती है न्यूक्लियर एनर्जी। फिजन की मैं बात करूँ तो एक तो होती है वो अनकंट्रोल, और एक होती है वो कंट्रोल। सही है। असल में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर रिएक्शन एक चेन रिएक्शन की तरह बन जाती है। कैसे? छोटा सा मैं आइडिया दे दूं कि आपने एक हैवी न्यूक्लियस लिया, वो ब्रेक हुआ लाइट न्यूक्लियस में, और इसके साथ साथ कुछ आपको न्यूट्रॉन भी मिलते हैं, न्यूट्रॉन। अब इस न्यूट्रॉन ने आगे जो भी न्यूक्लियस था, हैवी न्यूक्लियस, उसको हिट किया। ठीक है। ये ब्रेक हो गया और न्यूक्लियस में, ये ब्रेक हुए छोटे एटम्स में और न्यूक्लियस में। अब इन न्यूक्लियस ने और हिट किया अगले एटम को, तो ये अगेन ब्रेक हो गया। इस न्यूट्रॉन ने भी किया, ये अगेन ब्रेक हो गया। इस न्यूट्रॉन ने भी किया, ये अगेन ब्रेक हो गया। इस न्यूट्रॉन ने भी किया, ये अगेन ब्रेक हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ से खाली कुछ न्यूट्रॉन निकले थे, बेसिकली 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं यहाँ से, 3 न्यूट्रॉन निकले थे, और उन्हें फर्दर आगे और यूरेनियम के एटम को हिट किया, जिससे और न्यूट्रॉन निकले। उन्होंने फिर और आगे न्यूट्रॉन को हिट किया, जिससे और न्यूट्रॉन निकले। ऐसे करते 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 आपकी एक चेन रिएक्शन बन जाती है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते नॉर्मल कंडीशन में। सही है। जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते ये रिएक्शन के साथ। और ये रिएक्शन जब मिलती है आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है, और इसी को मैं ले रहा हूँ अनकंट्रोल वे के अंदर। ये जो ये रिएक्शन होती है, ये अनकंट्रोल होती है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते नॉर्मल कंडीशन में। और यही आपके हुआ था जापान में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जो जापान में जो वर्ल्ड वार हो रहा था, उसमें जो हिरोशिमा नागासाकी, जो ये मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट था सेकंड, आप मेरे हिसाब से ज्योग्राफी एसएसटी वाले सर उनसे कंफर्म करना, बट मैं पॉइंट पर बात करूंगा कि आपके जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, उसके अंदर जो रिएक्शन हो रही थी, असल में वो यही रिएक्शन थी, एग्जैक्ट यही रिएक्शन, जो कि अनकंट्रोल थी, कि मतलब जिससे जो एनर्जी आपको उससे मिल रही है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए, और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी पूरे के पूरे एरिया में फैल गई, और जिससे सारा का सारा जो आपकी ह्यूमन लाइफ थी वो डिस्ट्रॉय हो गई पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है। तो ये इसका बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है। ये चंद सेकंड में ही काफ़ी ज़्यादा आपके ह्यूमन लाइफ, आपकी पॉपुलेशन उसको सफाया कर सकता है, और जो कि की भी है इसने। और यही रीज़न है कि आज तक वहाँ पर कोई प्लांट्स वगैरह नहीं उग पा रहे जहाँ पर ये बॉम्ब फूटा था, एटॉमिक बॉम्ब फोड़ा था। कोई आपके प्लांट्स वगैरह नहीं उग पा रहे वहाँ पे। जो आपके वो आ रहे हैं, आपके जो ह्यूमन्स है, वो ह्यूमन्स आपके उनमें इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ विकृति, जिसको आप बोलते हो, सही है, वो आ गई है। किसी के हाथ पैर इस तरह हो रहे हैं, किसी के आ रहे हैं, किसी का ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, किसी को आँखें, किसी को जो पैदा हो रहे हैं, पैदाइशी उसकी आँखें खराब है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आज भी वहाँ के लोगों में मिल रही है, और ये इसका इम्पैक्ट है, जो कि काफ़ी कितने साल पहले गिराया था, काफ़ी 50-60 साल हो गए इसको, तब गिराया था, उसका इम्पैक्ट आज भी है। तो ये इसका डिस्ट्रक्टिव फॉर्म, अनकंट्रोल फॉर्म है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, और इसको कंट्रोल फॉर्म में आप यूज़ लेते हो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सही है। आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो, उसमें आप इसी चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हो। और कंट्रोल करने का सिंपल सा रीजन है, आप क्या लेते हो, कैडमियम की छड़ लेते हो, आप कैडमियम के एक रोड लेते हो, या फिर आप कार्बन के रोड लेते हो। ये कार्बन क्या करता है, या फिर कैडमियम के रोड क्या करती है, ये जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। न्यूट्रॉन जैसे एब्जॉर्ब हुए, आपकी जो चेन रिएक्शन चल रही थी वो वहीं की वहीं खत्म। ठीक है। मतलब आप इसको कंट्रोल कर पाते हो कैडमियम के रोड के थ्रू। तो ये कहानी है न्यूक्लियर एनर्जी की, इसमें सारी कहानी आ गई। और फिजन की मैंने बात कर ली। फिजन में आपके जो आपके लाइट वेट न्यूक्लियस है, वो एक हैवी न्यूक्लियस में फॉर्म होता है, डेट्स बिकॉज वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके एडवांटेज, या फिर इसके मेजर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ये है कि ये बाकी जो आपके पावर प्लांट हैं, जो भी आपके एनर्जी सोर्स है, उनसे ये चीपर है। बाकी पावर प्लांट से कहने का मीन आपका कोल बेस्ड पावर प्लांट है। ठीक है।
इस तरह के जो थर्मल पावर प्लांट है उनसे अगर हम उन सबको कंपेयर करें तो ये सबसे चीपर निकलेगा, सबसे कम कॉस्ट वाला, मतलब इसमें खर्चा थोड़ा कम होगा। ठीक है, अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि आपको ट्रिमेंडियस अमाउंट में एनर्जी मिलती है, ट्रिमेंडियस एनर्जी आपको मिलती है एक काफ़ी थोड़े से ही यूरेनियम से। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो आपका कोल जो होता है, कोल में एक कार्बन का एटम, एक कार्बन का एटम जितनी एनर्जी को रिलीज करेगा, जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उसका उससे 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी ही तो आपका यूरेनियम का एक सिंगल एटम प्रोड्यूस कर देगा, सिंगल एटम। तो आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि असल में क्या हो रहा है। कार्बन का एक एटम जितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है उसका 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी आपका यूरेनियम का एक सिंगल एटम कर देता है, सिंगल एटम। तो आप मेरे हिसाब से अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि ये न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स कितना इंपॉर्टेंट है और ये इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, असल में कुछ डिस्कवरीज हो रही है, कुछ फर्दर रिसर्च हो रही है जिसमें क्या बोल रहे हैं कि आपके जो प्लेन्स हो जो होते हैं या फिर आपके नॉर्मल जो व्हीकल होते हैं उनको क्यों ना हम चला पाए न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू। आपने किसी साई-फाई मूवी, जो आपके साइंस फिक्शन मूवी होती है, उनमें भी ये चीज़ देखी होगी। ठीक है, अच्छा, एडवांटेज इसके हो गए। डिसएडवांटेज देख लीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा इसके वो है डिसएडवांटेज। फर्स्ट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। जब आप ये पूरा रिएक्शन चल रही होती है, इसमें एनर्जी के साथ साथ कुछ रेडिएशंस निकलती है। वो रेडिएशन इतने हार्मफुल होती है कि हमारी जो बॉडी है इसको कम्प्लीटली ख़राब कर सकती है। आपके जो ह्यूमन लाइफ है या फिर आपके बायो प्रोडक्ट है, जो भी आपके एनिमल्स है, प्लांट्स है, इनको पूरी तरह ख़राब कर सकती है, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। ये सबसे बड़ा इसका हार्मफुल रीजन है जो कि आपके रेडिएशन के फॉर्म में मिलता है। आप इस एनर्जी सोर्स को यूज करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, मैं बोल रहा हूँ आपको जो यूज प्रोडक्ट मिलता है, उस यूज प्रोडक्ट को आपको डिस्पोज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है आपको उसको डिस्पोज करने में। क्यों? क्योंकि इसका जो यूज प्रोडक्ट होता है ये भी असल में रेडिएशंस को रिलीज करता है और वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, अच्छा, तो ये है इसका डिसएडवांटेज वगैरह, और इसको कैरी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, कैरी और वी कैन से मेंटेन। इस पूरे प्लांट को या फिर पूरी एनर्जी को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाईली ट्रेंड एम्प्लॉय चाहिए जो कि इस तरह की एनर्जी को उनको अच्छी तरह संभाल पाते हैं, अच्छी तरह उसको मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताऊँ, आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जो आपका एटॉमिक बम बनाया था, फर्स्ट और सेकंड आई डोंट, मतलब कंफर्म नहीं है मुझे, आपके जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें आइंस्टीन का बहुत बड़ा रोल था। आइंस्टीन ने ही बताया था कि आप एटॉमिक बम इस तरह बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके डिसएडवांटेज हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो, आपके बुक्स वगैरह में भी दे रखे हैं ये। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की हमने बात कर ली और इसमें आपका बस यही फाइनल था। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट वगैरह हो वो मुझको बताना और फिर हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।